नमस्कार। आज इस चर्चा में हम दो बहुत ही अलग पर दिलचस्प किताबों की समीक्षाओं को देखने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक किताब है लोगों को समझने के बारे में, उनके व्यवहार, उनकी अनकही बातें। और दूसरी वो पैसों पर है, दौलत कैसे बनाएं और हमारी सोच का इसमें क्या रोल है। सही। तो हमारे पास स्रोत हैं पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक की हिंदी समीक्षा, और दूसरी है रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की समीक्षा। तो चलिए इन समीक्षाओं में गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या मुख्य बातें निकलती हैं, क्या नई जानकारियां मिलती हैं। हाँ, और ये कैसे शायद हमारे सोचने के तरीके को भी बदल सकती हैं। हम्म। मिशन यही है कि इन समीक्षाओं के जो सबसे जरूरी सबक हैं वो सामने लाए जाएं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पहली समीक्षा से, रीड पीपल लाइक अ बुक, पैट्रिक किंग की। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, उनकी बातों के पीछे क्या छिपा है उसे समझने पर। हाँ। समीक्षा कहती है कि लेखक दावा करते हैं कि हम दूसरों की भावनाएं, उनके इरादे, यहाँ तक कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं, ये सब उनके व्यवहार से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और इस समीक्षा में जो बात मुझे सबसे अहम लगी वो है अशाब्दिक संचार, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर जोर। अच्छा। हाँ, समीक्षा कहती है कि किताब इसी आइडिया पर बेस्ड है कि हमारे शब्द तो कहानी का छोटा सा हिस्सा होते हैं, असल मैसेज तो बिना बोले ही चला जाता है। समीक्षा कुछ खास एरियाज पर फोकस करती है। पहला, बॉडी लैंग्वेज को समझना, डिकोड करना। जैसे हाथ बांधना या नजरें चुराना, वो सब। वो तो है ही, पर समीक्षा बताती है कि किताब उससे भी आगे जाती है। वो सूक्ष्म संकेतों पर, माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान देने को कहती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस? हाँ, चेहरे पर पल भर के लिए आने वाले भाव, या पोस्चर में हल्का सा बदलाव, या हाथों की अनजाने में होने वाली हरकतें। समीक्षा के मुताबिक किताब का तर्क है कि ये छोटी छोटी चीजें अक्सर अंदर की मानसिक स्थिति का बड़ा सुराग दे सकती हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई क्या कह रहा है, बल्कि कैसे कह रहा है, उसका पूरा व्यवहार। एग्जैक्टली। समीक्षा में कुछ उदाहरण हैं कि ये रोजमर्रा में कैसे काम आ सकता है। हाँ, समीक्षा जोर देती है कि ये रोजमर्रा की बातचीत में बहुत काम का है। मिसाल के तौर पर समीक्षा बताती है कि किताब ये समझने में मदद करती है कि किसी की मुस्कान असली है या नकली। अच्छा। या फिर कोई हाँ तो कह रहा है, पर क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वही कह रही है। समीक्षा के अनुसार ये छोटी बातें हमें बातचीत की गहराई समझने में मदद करती हैं। दूसरा पॉइंट जिस पर समीक्षा फोकस करती है वो है शब्दों के पीछे का इरादा भांपना। मतलब लोग जो कहते हैं और जो सोचते हैं उसमें फर्क। बिल्कुल। अक्सर लोग शिष्टाचार में या दबाव में वो नहीं कहते जो सच में सोचते हैं। समीक्षा के मुताबिक ये किताब उस फर्क को पहचानने के तरीके बताती है। और इसमें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज है या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं, शब्दों का चुनाव कैसा है, बोलने की रफ्तार क्या है, आवाज का उतार चढ़ाव कैसा है, वो सब। समझ गई। तो ये पूरी कम्युनिकेशन पजल को जोड़ने जैसा है। हाँ, समीक्षा इसे ऐसे ही पेश करती है। तीसरा पॉइंट जो थोड़ा ध्यान खींचता है वो है झूठ को पहचानने की कोशिश। ओह, अच्छा, ये कैसे? कोई जादू का फॉर्मूला? नहीं, जादू नहीं। समीक्षा साफ करती है कि किताब कोई गारंटी नहीं देती, लेकिन कुछ पैटर्न और विसंगतियां, मतलब इनकंसिस्टेंसीज बताती है जो धोखे का संकेत हो सकते हैं। जैसे कि? जैसे कहानी में अचानक बदलाव आ जाना, या जरूरत से ज्यादा डिटेल देना, या फिर चेहरे के भाव और बात में तालमेल न होना। पर समीक्षा ये चेतावनी भी देती है, और किताब भी यही कहती है शायद, कि ये सिर्फ संकेत हैं, पक्का सबूत नहीं, और इन्हें हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है, वरना तो लोग हर किसी पर शक करने लगेंगे। सही कहा, बिल्कुल। और समीक्षा आगे बताती है कि ये समझ सिर्फ दूसरों का एनालिसिस करने के लिए नहीं है, तो फिर अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। बिजनेस हो, दोस्ती हो, परिवार हो। समीक्षा के अनुसार जब हम दूसरों की अनकही जरूरतें या चिंताएं बेहतर समझ पाते हैं तो हम ज्यादा हमदर्दी से, ज्यादा प्रभावी ढंग से जवाब दे सकते हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। हाँ, और जो बात इस किताब को खास बनाती है, जैसा समीक्षा बताती है, वो है इसका प्रैक्टिकल होना। अच्छा। भारी भरकम थ्योरी नहीं है। नहीं, वही समीक्षा कहती है कि इसमें सीधी सरल तकनीकें और टिप्स हैं जिन्हें कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो। हाँ, ये बात तो उसे काफी आकर्षक बनाती है। तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा कई लोगों का जिक्र करती है, जैसे बिजनेस प्रोफेशनल्स, ग्राहकों को, सहकर्मियों को, या नेगोशिएशन में सामने वाले को बेहतर समझने के लिए। जो लोग अपने सोशल सर्कल या पर्सनल रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, उनके लिए।
और बस कोई भी जिसे इंसानी बर्ताव की परतें खोलने में दिलचस्पी हो। समीक्षा इसे छोटी, सीधी और बहुत प्रैक्टिकल मानती है और रेटिंग भी अच्छी है, 4.55। वाकई ये सोचना दिलचस्प है कि हम अपने आसपास कितना कुछ मिस कर देते हैं अगर ध्यान न दें। बिल्कुल। चलिए अब गियर बदलते हैं, इंसानी मनोविज्ञान से निकलकर चलते हैं पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में। ओके। हमारी दूसरी समीक्षा है रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही प्रभावशाली और हाँ थोड़ी विवादास्पद किताब भी, रिच डैड पुअर डैड। ये तो बहुत फेमस है, दशकों से बेस्टसेलर। हाँ, और इसने लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। समीक्षा के अनुसार किताब का पूरा ढांचा लेखक के 2 पिताओं पर आधारित है। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है पुअर डैड, लेखक के असली पिता। समीक्षा बताती है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे। पारंपरिक सोच वाले, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी। बिल्कुल, लेकिन वो हमेशा पैसों की तंगी में रहे। राइट। दूसरी तरफ है रिच डैड, उनके बचपन के दोस्त के पिता। समीक्षा कहती है कि वो 8वीं पास भी नहीं थे शायद। हाँ, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो एक सफल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बने और बहुत अमीर हुए। तो कियोसाकी इन्हीं दोनों की सोच, उनकी सलाह, उनके जीने के तरीकों के विरोधाभास से ही फाइनेंस के सबक सिखाते हैं, यही समीक्षा बताती है। हाँ, और ये विरोधाभासी किताब का सार है। समीक्षा इस किताब से निकले कई जरूरी सबक बताती है जो पैसे, नौकरी, संपत्ति के बारे में हमारी पारंपरिक सोच, मतलब पुअर डैड वाली सोच को सीधी चुनौती देते हैं। जैसे पहला सबक क्या है? पहला और शायद सबसे जरूरी, जिस पर समीक्षा बहुत जोर देती है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय शिक्षा की भारी कमी। मतलब स्कूल हमें सब कुछ पढ़ाते हैं पर पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाते। बिल्कुल यही। समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का तर्क है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा एम्प्लॉई बनना सिखाता है, पर अच्छा इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बनना नहीं। हमें सिखाया जाता है कि पैसे के लिए कैसे काम करें, पर यह नहीं कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि कियोसाकी मानते हैं कि वित्तीय निरक्षरता ही गरीबी और मिडिल क्लास के पैसे की मुश्किलों का असली कारण है, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये तो सोचने वाली बात है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है ये तो। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा का सबसे फेमस सबक कौन सा है? शायद वो एसेट्स और लायबिलिटीज वाला। हाँ, आपने सही पकड़ा। समीक्षा कहती है कि ये कियोसाकी का सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे असरदार कॉन्सेप्ट है। एसेट्स यानी संपत्ति बनाम लायबिलिटीज यानी देनदारी का फर्क। इसे आसान शब्दों में कैसे समझाती है समीक्षा? बहुत आसान। संपत्ति वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, देनदारी वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। ओके। और समीक्षा के अनुसार कियोसाकी का सबसे बड़ा, मतलब चौंकाने वाला विचार ये है कि अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां जमा करते हैं और अक्सर उन्हें संपत्ति समझ बैठते हैं। जैसे? समीक्षा कोई उदाहरण देती है। हाँ। क्लासिक उदाहरण है एक बड़ा महंगा घर जिसे लोग अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। कियोसाकी के नजरिए से अगर उस घर पर भारी लोन है, मेंटेनेंस का खर्च है और वो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है, तो वो देनदारी हुई। एग्जैक्टली। वो असल में एक देनदारी है, संपत्ति नहीं। असली संपत्ति वो है जो इनकम जनरेट करे, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, स्टॉक से डिविडेंड या बिजनेस का मुनाफा। ये नजरिया तो वाकई पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। घर को संपत्ति न मानना, ये पचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कई लोगों के लिए। बिल्कुल, और इसीलिए ये किताब इतनी असरदार रही है। तीसरा अहम सबक, जैसा समीक्षा बताती है, वो माइंडसेट यानी मानसिकता से जुड़ा है। माइंडसेट कैसे? पुअर डैड की सोच थी मैं ये खरीद नहीं सकता, रिच डैड की सोच थी मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। अच्छा, एक सोच दरवाजे बंद करती है, दूसरे रास्ते तलाशती है। बिल्कुल। इसी तरह पुअर डैड नौकरी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते थे, रिच डैड फाइनेंशियल फ्रीडम को। समीक्षा जोर देती है कि किताब कहती है कि अमीर बनने के लिए पहले अमीर सोच अपनानी होगी, मतलब कर्मचारी की तरह सोचने के बजाय मालिक या निवेशक की तरह सोचना होगा। और रिस्क यानी जोखिम के बारे में क्या? आमतौर पर तो लगता है कि पैसा कमाना जोखिम भरा है। समीक्षा बताती है कि कियोसाकी रिस्क से बचने को नहीं कहते। पुअर डैड फाइनेंशियल रिस्क से डरते थे, इसलिए सेफ रास्ता चुनते थे। रिच डैड रिस्क को मैनेज करना सीखते थे। मैनेज करना। हाँ, समीक्षा के अनुसार किताब का तर्क है कि फाइनेंशियल दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है फाइनेंशियली अनपढ़ होना और सेफ खेलने के चक्कर में मौके गंवा देना। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, मतलब सोच समझकर, जानकारी के आधार पर। वो समझते हैं कि बिना रिस्क लिए बड़ा फायदा नहीं होता। ये भी एक अलग पर्सपेक्टिव है। और आखिर में समीक्षा इस बात पर जोर डालती है कि पैसे का असली मकसद क्या है,
कियोसाकी के मुताबिक ये सिर्फ अमीर दिखना या महंगी चीजें खरीदना नहीं है। तो क्या है? असली लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना। समीक्षा इसे ऐसे बताती है, वो स्थिति जब आपकी पैसिव इनकम मतलब बिना काम किए आने वाला पैसा। हाँ, जैसे निवेश से रिटर्न, रॉयल्टी, किराए की इनकम, जब ये इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं, पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। वाह, ये लक्ष्य तो बहुत ही आकर्षक लगता है। लेकिन क्या समीक्षा में किताब की कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती ना? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस मामले में बैलेंस्ड है। अच्छी बातों में वो मानती है कि किताब बहुत सरल और मोटिवेटिंग भाषा में है। ये पैसे के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कहानियों से समझाती है, जो आम पढ़ने वाले को भी समझ आ जाते हैं। ये लोगों को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की जिम्मेदारी लेने और पुरानी सोच पर सवाल उठाने के लिए इंस्पायर करती है। समीक्षा कहती है कि इसकी कहानियां और उदाहरण इसे यादगार बनाते हैं। ये तो प्लस पॉइंट्स हो गए। और कमजोरियां? कमजोरियों में समीक्षा इस बात को हाईलाइट करती है कि ये किताब क्या करना है, जैसे सोच बदलना, संपत्ति बनाना, ये तो बताती है, पर कैसे करना है इसकी डिटेल जानकारी नहीं देती। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है। हाँ, कोई ठोस निवेश की स्ट्रेटजी या स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग गाइड नहीं है। समीक्षा में इस पर जोर है कि प्रेरणा तो मिलती है, पर पढ़ने वाला शायद सोचे कि ठीक है, समझ गया, पर अब मैं करूं क्या? हाँ, ये क्रिटिसिज्म तो मैंने भी सुना इस किताब का। और कुछ? समीक्षा एक और आलोचना बताती है, रिच डैड की कहानी कितनी सच है, इस पर उठने वाले सवाल। ओह अच्छा, मतलब रिच डैड असली थे भी या नहीं? माम, कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि कियोसाकी ने रिच डैड के कैरेक्टर और कहानियों को शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर या ड्रामेटिक बनाकर पेश किया है, और इस बात के पक्के सबूत नहीं है कि रिच डैड असल में वैसे ही थे जैसा बताया गया है। ये किताब के मैसेज पर तो असर नहीं डालता, पर लेखक की क्रेडिबिलिटी पर कुछ सवाल जरूर खड़े करता है। समझ गई। तो इन अच्छाइयों और कमियों को देखते हुए समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कुल मिलाकर समीक्षा इस किताब को उन सभी के लिए जरूर पढ़ें, यानी मस्ट रीड मानती है, जो अपनी फाइनेंशियल सोच बदलना चाहते हैं, जो नौकरी की रैट रेस से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और जो फाइनेंस, निवेश या बिजनेस की दुनिया को एक नए नजरिए से समझना चाहते हैं। समीक्षा कहती है कि इसका सेंट्रल मैसेज, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और रेटिंग? दिलचस्प बात यह है कि इस समीक्षा में भी किताब को 4.55 की ही रेटिंग दी गई है, ठीक पहली किताब की तरह। तो आज हमें दो बिल्कुल अलग फील्ड्स की किताबों की समीक्षाओं को देखा। एक हमें इंसानी व्यवहार की बारीकियों, नॉन वर्बल संकेतों और सोशल इंटेलिजेंस की तरफ ले गई। दूसरी ने हमें फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट बिल्डिंग और आर्थिक आजादी के महत्व से मिलवाया। दोनों ही समीक्षाएं हमें दुनिया को और खुद को समझने के लिए नए टूल्स देती नजर आती हैं। ये वाकई दिलचस्प है। ऊपर से देखें तो ये दोनों विषय, लोगों को समझना और पैसा बनाना, बहुत अलग लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक का ताल्लुक साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से है, दूसरे का इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से। लेकिन अगर हम इन दोनों समीक्षाओं के कोर मैसेज देखें तो एक गहरा करेक्शन नजर आता है। अच्छा, वो क्या? दोनों ही समीक्षाएं पारंपरिक ज्ञान से आगे बढ़कर असलियत को समझने पर जोर देती हैं, चाहे वो लोगों की अनकही बातें हों या पैसे का असली नेचर। आप कह रहे हैं कि लोगों को पढ़ने की क्षमता और पैसे को समझने की क्षमता में कोई तालमेल है? मैं कह रहा हूं कि दोनों समीक्षाएं इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के अलग अलग रूपों पर जोर देती हैं, जो शायद एक दूसरे से जुड़े हों। पहली समीक्षा सोशल इंटेलिजेंस बढ़ाने वाली किताब की बात करती है, लोगों के इरादे समझना, असरदार तरीके से कम्युनिकेट करना, भरोसा बनाना। दूसरी समीक्षा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने वाली किताब पर फोकस करती है, पैसे के नियम समझना, मौके पहचानना, रिस्क मैनेज करना। दोनों ही जिंदगी में कामयाबी के लिए जरूरी मानी जाती हैं। हाँ, ये तो है। और दोनों समीक्षाएं इस बात पर सहमत लगती हैं कि ये किताबें सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल इंसाइट्स और माइंडसेट में बदलाव लाने पर फोकस करती हैं। एक आपको सिखाती है कि कैसे किसी के चेहरे के भाव या आवाज के टोन से जानकारी निकालें। दूसरी सिखाती है कि कैसे अपनी इनकम और खर्चों को एसेट और लायबिलिटी के नजरिए से देखें। दोनों ही हमें दुनिया में ज्यादा प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद करने का दावा करती हैं, जैसा कि समीक्षाएं बताती हैं। तो ये थी पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक और रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की समीक्षाओं से निकली कुछ खास बातें और गहरी अंतर्दृष्टि। उम्मीद है इस चर्चा ने इन समीक्षाओं में दिए गए विचारों को समझने
और उनके महत्व को आंकने में मदद की होगी। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए। क्या लोगों को असरदार तरीके से पढ़ने की क्षमता, जैसा पहली समीक्षा बताती है, और फाइनेंशियल कामयाबी के लिए जरूरी सोच और फैसले लेने की क्षमता, जिसका जिक्र दूसरी समीक्षा में है, के बीच कोई गहरा अनदेखा रिश्ता हो सकता है? मतलब सोशल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में कनेक्शन। हाँ, क्या बेहतर सोशल इंटेलिजेंस आपको बिजनेस डील्स करने, टीम बनाने या ग्राहकों को समझने में मदद करके इनडायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में योगदान देती है? या फिर क्या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी अनुशासन, धैर्य और स्ट्रेटेजिक सोच सामाजिक हालातों को बेहतर ढंग से समझने और उसमें सफल होने में भी मदद करती है? कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा बेसिक है, या क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये सोचने का एक दिलचस्प एंगल है।